बंग भूमि जिसके वैभव की दास्तां बहुत पुरानी है। भारत के अतीत से वर्तमान तक बंगाल एक अग्रणी प्रांत रहा। ज्ञान विज्ञान से नेतृत्व हर कदम पर बंगवीर डटे रहे। भारतवर्ष के अतीत से वर्तमान तक की यात्रा में बंगाल प्रांत ने हमेशा एक समृद्ध, विकसित और प्रखर पहचान को जिया है। उद्योगों से लेकर राजनीति सब जगह बंगाली बंधुओं ने भारत माता को यश दिलाया। साहित्य में बंगाल का योगदान इतना अधिक रहा कि वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों की रचना बंगाल में ही हुई। प्राचीन काल से ही बंगाल अपने वैभव को लेकर जाना जाता रहा है। बंगाल में अनेक महान राजाओं ने समय समय पर राज किया और बंगाल को नई नई ऊंचाइयां दी। समय के साथ बंगाल ने बुरे दिन भी देखे। भयंकर अकाल में भूख से लोग तड़प तड़प कर मरे। आपसी फूट का फायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और बंगाल को त्रासदी से गुजरना पड़ा। कन्वर्जन, मजहबी कट्टरता से लेकर अंग्रेजी अत्याचारों की पराकाष्ठा सब कुछ बंगाल ने देखा। व्यापार की ऊंचाई ऐसी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ की चीजों की जबरदस्त डिमांड है। ऐसे शानदार कपड़ों का प्रोडक्शन की एक अंगूठी के भीतर से पूरी साड़ी बाहर आ सकती थी। बंगाल में बने कपड़े की डिमांड पूरी दुनिया में थी। मुस्लिम आक्रांताओं के शासन के समय जबरन कन्वर्जन किया गया। इन्हीं कन्वर्टेड लोगों के वंशज आगे चलकर मुल्ला मौलवियों के मजहबी पाठ पढ़कर कट्टर हो गए, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और लोगों में पांथिक के भेद डालकर बंगाल का विभाजन कर दिया। आगे चलकर वही विभाजित हिस्सा पहले पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना। मजहबी आंधी ने व्यापारिक केंद्रों और सांस्कृतिक केंद्रों सबका विनाश कर डाला। आज बंगाल का वो हिस्सा दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। वहां जो कुछ भी विकास हुआ है वो भारत की सहायता से हुआ है। तो भारत से अलग होकर इस भारत के अंग को कितनी क्षति उठानी पड़ी, इसका हिसाब किताब करना बड़ी टेढ़ी खीर है। आज हम अतीत से लेकर वर्तमान तक की बंगाल की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि समृद्धि के शिखर पर बैठे इस प्रांत की बर्बादी कैसे हो गई। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। बंगाल में किन राजाओं ने राज किया, मुस्लिम शासकों के समय कैसे बर्बाद हुआ बंगाल, अंग्रेजी अत्याचारों की खतरनाक कहानी। पूरे भारत की तरह ही बंगाल में भी पहले वैदिक राजाओं ने राज किया। आधुनिक युग में यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक शासन किया करते थे। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का प्रभाव कम होता गया, उसके साथ ही यहाँ पर सब तरफ अराजकता बड़े पैमाने में फैल चुकी थी। बाद में शशांक बंगाल प्रदेश के नरेश बने। इनकी राजधानी थी कर्ण सुवर्ण, जिसके अवशेष वर्तमान बंगाल के मुर्शिदाबाद नगर में आज भी व्याप्त है। एक समय तो सम्राट शशांक का वर्चस्व पूर्वी भारत के कोने कोने में व्याप्त था। सन 590 से 637 तक गौड़ साम्राज्य की कीर्ति पूर्वी भारत में चहुओर व्याप्त थी। हिंसांग या जुआनजांग के संस्मरणों के अनुसार शशांक के राज्य ने वर्तमान समय के ओडिशा राज्य में मगध और गंजम सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया। 619-20 ईस्वी के उनके शिलालेखों में उन्हें महाराज के रूप में वर्णित किया गया है, जो द्वीपों, पहाड़ों और शहरों के साथ साथ 4 महासागरों से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। ये उपाधि शाही गुप्त उपाधियों की तुलना में भव्यता में कम थी, लेकिन वंगा राजाओं के साधारण महाराज की तुलना में बहुत अधिक शक्ति और अधिकार को दर्शाती थी। धार्मिक नीति में भी सम्राट शशांक काफी निपुण थे, क्योंकि वो एक कट्टर शिव भक्त जो ठहरे। शशांक ने सक्रिय रूप से हिंदू धर्म का समर्थन किया। उनके बाद गोपाल ने सत्ता संभाली और पाल राजवंश की स्थापना की। पालों ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया और 4 शताब्दियों तक राज किया। पाल राजाओं के बाद बंगाल पर सेन राजवंश का अधिकार हुआ। सेन राजवंश के साथ दिल्ली पर बैठे मुस्लिम आक्रांताओं का संघर्ष हुआ, जिसमें बंगाल पर मुस्लिमों का शासन शुरू हुआ। 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य तक जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उस समय बंगाल पर केवल मुस्लिम लोग ही शासन करते थे। उस समय बंगाल दिल्ली के सुल्तान के नियंत्रण में था, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से चलाने का काम गवर्नर ही किया करते थे। सन 1757 में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इस प्लासी को आज सभी पलाशी नाम से जानते हैं। सन 1765 में उत्तर भारत के बादशाह शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। दीवानी अधिकार देने का मतलब होता है उस प्रदेश का नियंत्रण करना और वहां का सारा राजस्व इकट्ठा करना। सन 1834 से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम से बुलाया जाता था, मगर सन 1854 में इस पद का सारा कामकाज लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा गया था। मुस्लिम शासकों के हाथ में सत्ता आते ही बंगाल की बर्बादी शुरू हुई। जबरदस्त जबरन कन्वर्जन हुआ। मजहबी अत्याचारों का लंबा अध्याय शुरू हुआ, जिसने बंगाल की मूल संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। सांस्कृतिक विनाश के साथ साथ औद्योगिक आर्थिक विनाश भी हुआ और गरीबी, भुखमरी के भयंकर दिनों का सामना बंगाल को करना पड़ा। भयंकर सूखा अकाल के समय भी मुस्लिम शासकों द्वारा जरूरत से ज्यादा लगान अमानवीय तरीके से वसूला जाता था।
बंगाल मुस्लिम अत्याचारों से इतना त्रस्त हो चुका था कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया तो लोगों ने उस आक्रमण का स्वागत किया था और बड़ी आसानी से अंग्रेजों ने ये युद्ध जीत लिया था। लेकिन अंग्रेजों के आने से भी बंगाल के अच्छे दिन नहीं आए। बर्बादी का सिलसिला चलता रहा, अत्याचारों और पशुता का प्रदर्शन होता रहा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करके उन्होंने बंगाल के 2 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्से में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा और दूसरे हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम को अलग किया। लेकिन लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि अंग्रेज सरकार को इस फैसले को बदलना पड़ा और सन 1911 में बंगाल को फिर से एक करना पड़ा। सन 1935 के भारत सरकार कानून के तहत सन 1937 में बंगाल को स्वायत्त प्रांत बना दिया गया था। सन 1947 तक भारत और पाकिस्तान की निर्मित होने तक बंगाल इसी हालत में था। बंगाल का पूर्वी भाग, जिसमें मुस्लिम लोग ज्यादा थे, उसे पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना दिया गया और पश्चिम हिस्से को भारत का पश्चिम बंगाल घोषित कर दिया गया। सन 1950 में कुछ बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया गया था। आजादी के बाद का भारत के हिस्से का बंगाल। कम्युनिज्म ने पवित्र बंग भूमि में रक्तपात मचाया। सांस्कृतिक आर्थिक रूप बर्बाद होता गया बंगाल। आजादी मिलने के बाद में पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 दशकों तक सरकार थी, लेकिन 1977 के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी और उन्होंने राज्य में पहली बार सरकार बनाई। दुनिया में सबसे लंबे समय तक किसी लोकशाही देश में सरकार बनाए रखने वाली केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी और उन्होंने 1977 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में सरकार चलाई थी। लेकिन 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। लंबे समय तक बंगाल के सत्ता में रहे कम्युनिस्टों ने बंगाल में हिंसक राजनीति का खेल खेला। अपने विरोधियों की हत्या करवाना उनके लिए आम बात थी। यही कारण रहा कि लंबे समय तक कोई पार्टी उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाई। कम्युनिस्टों ने बंगाल को गहरी सांस्कृतिक क्षति पहुंचाई। उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के कारण वहां से धीरे धीरे उद्योगपतियों ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। भारत का फिल्म उद्योग, जो कभी कोलकाता में भी हुआ करता था, मुंबई चला गया। कम्युनिस्टों की वामपंथी साहित्य बांग्ला बुद्धिजीवियों को भ्रमित कर दिया और आज बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मजहबी दंगे, दलगत रक्तपात, घुसपैठ, बेरोजगारी के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। कम्युनिस्ट के बाद ममता भी कम्युनिस्टों की ही तरह काम कर रही हैं और बंगाल की बर्बादी जारी है। जरूरत है ज्ञान बुद्धि वीरों के इस भूमि से तुष्टीकरण और स्वार्थ की हिंसक राजनीति से मुक्ति, औद्योगिक सांस्कृतिक विकास की, घुसपैठियों के निष्कासन और जनसंख्या नियंत्रण की। बंगाल एक बार फिर खुशहाली की ओर चल पड़ेगा, लेकिन ये सब सच होगा, यही देखना है।